बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मेरे साथ मौजूद हैं जी, बहुत शुक्रिया साबिर भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इमरान रियाज और एक मरतबा फिर पहले साबिर भाई मेरे ख्याल में बात करते हैं इंटरनेशनल, जी हाँ, इंटरनेशनल पे बात करते स्पेशली हैं। जो रीजन की सूरत हाल। जी हाँ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अमेरिका से भी बदला ले रहा है और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से भी बदला ले रहा है। उसने जितना नुकसान अमेरिका को पहुंचा दिया है, ये एक अनवांटेड जंग शुरू करके, तो मेरा ख्याल है ये कहा जा रहा है ना कि ईरान का इतना नुकसान हो गया, मिडल ईस्ट का इतना नुकसान हो गया, नेतन्याहू ने धक्का दे दिया। लेकिन अगर आप गौर से देखें या ज़रा गौर करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी को, तो इनफैक्ट तो उसने अमेरिकन मिथ ख़त्म की है, हाँ, जिसकी वजह से मुसलसल उनके जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के सरबराह थे वो मुस्ताफ़ी हो गए और फिर सबसे ज़्यादा तनकीद उन पे हो रही है। नेटो टूट गया, नेटो दूर हो गया, यूरोपीय यूनियन ने इनकार कर दिया, जनूबी कोरिया जैसा मुल्क इनकार कर गया, और अभी तक जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उन्होंने अभी तक ईरान पे हमला नहीं किया। इसके बावजूद कि ईरान उन पे स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ईरान को उन्होंने नहीं किया, वापस जवाब नहीं दिया। ये सारी सूरत हाल अगर देखें, और फिर ये भी आ रहा है कि ये नेतन्याहू की लड़ाई थी और ये ना अमेरिका की लड़ाई थी, ना अमेरिकी अवाम की लड़ाई थी, ना यूरोप की लड़ाई है, और कोई भी ये बाय करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ किसी और का नुकसान होने के बजाय प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन को नुकसान पहुँचाया है। साबिर भाई एक तो देखें ना, सेवियर ऑफ साउथ एशिया जी, शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था, अमन का नोबेल इनाम। डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था हर जगह पे वो ये था कि मैं जंगें रोकने वाला हूँ, मैं जंगें रोकने वाला हूँ, मैंने जंगें रोकी हैं, मैंने इंसानों की जानें बचाई हैं। अपनी जंग रुक नहीं रही। इतने दिन हो गए, ट्रंप साहब 9 मरतबा ये ऐलान कर चुके हैं कि वो जंग जीत गए हैं और जंग बस ख़त्म होने वाली है, ये ऐलान भी वो बार बार कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब उनके साथियों ने कहा है कि आपने टाइमलाइन कोई नहीं देनी। आप गौर करें कि अब वो टाइमलाइन देने से गुरेज कर रहे हैं कि मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता, लेकिन जल्दी जंग ख़त्म हो जाएगी। ये जंग डोनाल्ड ट्रंप से ख़त्म नहीं होनी, ये जंग दूसरे ममालिक साथ मिलकर ख़त्म करवाएंगे तो ख़त्म होगी, ऐसी ये जंग ख़त्म नहीं होगी। नेतन्याहू के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल दिया जिसने अमेरिका की चौधराहट को खतरे में डाल दिया। बिल्कुल, चौधराहट कहें तो वो वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें अमेरिका सुपर पावर है। जी हाँ, अब जब ये जंग खत्म होगी तो उसके बाद दुनिया एक दफ़ा फिर से सोचेगी कि हु इज़ सुपर पावर। ज़मीन वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन इस ज़मीन पे कौन है सुपर पावर जिसके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा हथियार हैं, ज़्यादा वसाइल हैं, इकॉनमी उसकी ज़्यादा बड़ी है, फ़ौज उसकी ज़्यादा तगड़ी है, जदीद हथियार किसके पास हैं, स्ट्रेटजी किसके पास है, सबसे अच्छी वॉर स्ट्रेटजी। तो देखें, एक मिथ होती थी कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है, वो ख़त्म हो गई। वो ख़त्म हो गई। उसको उसकी ज़मीन पे जाके मिसाइल टच करता है, हाँ जी, उसकी बिल्डिंग्स को जब मिसाइल लगता है वो गिर जाती हैं, उसके लोग भी जंग के मैदान में मारे जाते हैं, उसके फौजी भी मारे जाते हैं, उसके सियासतदान भी मारे जाते हैं। ये मिथ ख़त्म हो गई जो पहले थी। दूसरा कि अमेरिकन को वापस कोई रिटेलिएट नहीं कर सकता, कोई वापस जवाब नहीं दे सकता, ये भी ख़त्म हो गई। जी हाँ, हमने देखा कि अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है, स्पेशली जो अब्राहम लिंकन है या जो जेरल्ड फोर्ड है, वो दोनों वापस चले गए। हाँ, ये जिस तरफ बढ़ते थे ना तो वहाँ फैसले खुद ही हो जाते जी थे। हाँ, अमेरिकन एक पेपर भेजते थे, ये हमारी डिमांड्स हैं, ये पूरी करो, नहीं तो ये बहरी बेड़े आ रहे हैं। आ रहे हैं। ये बेड़े अभी रास्ते में होते थे, फैसले हो जाते थे। और ईस्ट पाकिस्तान के वक्त भी ऐसा ही हुआ हर कि दफा बहरी बेड़ा जो है हम भेज रहे हैं, हाँ जी, भेज और रहे वो नहीं भेजा गया। इस दफ़ा बहरी बेड़े आए, जेराल्ड फोर्ड आया, और वो हिट किसी हुआ, काम नहीं आया। वो हिट हुआ और तकरीबन 30 घंटे लगे। उसके बाद वो वापस चला गया और इसी तरीके से अब्राहम लिंकन जो है उसको वो वापस पीछे कर चला दिया गया। उन्होंने, हटा लिया, वो हटा रेंज दिया। से बाहर निकाला उन्होंने जी उसको। हाँ, तो एक तो देखे ना, बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो ऑब्सलीट हो गए हैं, जो अब दुनिया में उनकी वो वक़्त नहीं रही। जैसा कि टैंक्स अब आप जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ, जो टैंक लेकर आएगा वो ड्रोन के आगे टैंक जो है वो एक चूजे की तरह है। जी हाँ, ड्रोन टैंकों को तबाह करते हैं, लिहाजा टैंकों की लड़ाई खत्म हो गई। ये जो मोर्चे बना के बैठते थे, वो मोर्चों की लड़ाई भी अब काफ़ी हद तक जो है वो पुरानी हो गई। अब वो ड्रोन के सामने नहीं अब होता। तो ड्राइंग रूम में बैठ के अब तो लड़ाई किसी और तरह की ना, लड़ाई चेंज और हो तरह की गई। हो गई है। वो ईरानियों को समझ आ गई उसकी। अमेरिकन जो है वो पुराने तरीके से लड़ रहे थे। ये बहरी बेड़े भी अब वो नहीं रहे जो ये माजी में होते थे। साबर भाई, जो बड़ी गलती हुई ना, अमेरिका की कैलकुलेशन गलत हो गई। बिल्कुल, नेतन्याहू ने इन्हें यकीन दिलाया था कि जिस दिन
आप आयतुल्ला खामनई को मार देंगे, और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन मीडिया खुद ये रिपोर्ट दे रहा है, और ये रिपोर्टें अमेरिकन इंटेलिजेंस, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस को ये बात समझ आ गई है कि ये हमारे गले पड़ने लगा है, तो वो पहले से मीडिया में खबरें लीक करना शुरू हो गए कि ये देख लो, ये देख लो। अमेरिका का जो नायब सदर है वो आज अमेरिका के सदर के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो ये कहता है कि मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता, उसने ये स्टेटमेंट दिया है, और वो बड़ा मोहतात है बात करने में, और उसको इस बात का आइडिया है कि ये गले में फंस जाएगी लड़ाई, तो वो अपने आप को इस लड़ाई से दूर रखना चाह रहा है, क्योंकि इंपीचमेंट के बाद उसको मौका मिलेगा। yes, of course, उसको मौका मिलेगा, वो एक ऑप्शन के तौर पे अपने आप को अलग कर रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि कल को अगर इम्पीचमेंट होती है, सदर ट्रंप का मुआवजा होता है, तो उस सूरत में नायब सदर जो हैं वो आ जाएंगे अपनी ड्राइविंग तो सीट वो अपनी जगह जो है ना वो उसको पक्का कर रहे हैं। जी हाँ। मामला ये है कि एक तो चौधराहट खत्म हो गई अमेरिका की, कि अमेरिका के ऊपर वापस हमला किया जा सकता है। दूसरा, अमेरिका ने जो एक इत्तेहाद बनाया हुआ था ना, जो अनकंडीशनल सपोर्ट अमेरिका को मिलती थी, इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि अमेरिका नैरेटिव नहीं बनाता, अमेरिका मारने के लिए जाता है। नैरेटिव बिल्डिंग का काम हमेशा यूके करता था, बरतानिया और यूरोप ये जबरदस्त काम करते हैं। जो ये बयानियां बनाने का काम है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बयानियां बनाता है और किसी से नहीं बनता, इसी तरह जो बयानियां बनाने का काम है वो ये अमेरिका के लिए जंगों का बयानिया ये यूरोप का और बरतानिया का मीडिया ये बनाता था, और इसके जरिए से ये बयानियां आगे दुनिया में फैलता था। लेकिन वो बयानियां भी नहीं मान रहा इस दफ़ा, क्योंकि यूरोप और बरतानिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, हत्ता के जापान और साउथ कोरिया, इवन जो कनाडा बिल्कुल साथ है अमेरिका के, ये सारे अमेरिका के साथ पहली मरतबा ऐसा हुआ कि खड़े नहीं हुए। तो अमेरिका अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। जो बड़ी इन्होंने गलती कर दी साबिर भाई वो ये है, और ये कितनी बड़ी गलती है और इसका नतीजा क्या निकलेगा इस पर मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन पहले सिचुएशन सामने रख दें सुनने वालों के, कि जो ईरान की बड़ी ऑयल फील्ड है पहले उसको अटैक किया गया, उनके जो टैंकर्स हैं, और फिर खार्द जो एक जजीरा है उसके ऊपर मिसाइल फेंके गए, और ये वार्निंग शॉट से अमेरिका की जानिब से कि हम ये कर सकते हैं, ईरान को डराने की कोशिश की गई, जिस पे ईरान ने रिएक्ट किया तो अली लारेजानी को कत्ल कर दिया गया। और अब जो पारस उनकी एक फील्ड है जहां से वो गैस लेते हैं, वो 40% बिजली बनाती है ईरान की, वो 80% ईरान के अंदर गैस की सप्लाई वहां से होती है, वहां पे उन्होंने तबाही फेर दी है इसराइल ने और अमेरिका ने। ईरान ने पहले कहा था कि अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो जवाबन हम खलीजी ममालिक में ये कर देंगे और हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जो हमारे पास इतला है वो ये है कि एक तो यूएई में धमाके हुए हैं, फजीरा जो बंदरगाह है वहां पे काफ़ी आग लगी है, कतर के अंदर जो है उनकी जो गैस फील्ड है, जो दुनिया की बड़ी गैस फील्ड में माया गैस का एक बहुत बड़ा सबसे बड़ी, वहां पे भी धमाके हुए हैं। और कतर ने तो बल्कि ईरानी सफीर को, जो दो लोग हैं उनको तलब भी कर लिया, को निकाल दिया। हाँ, उनको बुलाया था, उन्होंने निकाला, उनको निकाल दिया। सऊदी अरब में मिसाइल गए हैं और 2 मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंटरसेप्ट हुए हैं, 2 से 4 इंटरसेप्ट हुए हैं, और उनका मलबा गिरा है जिससे कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। सऊदी अरब ने फौरी तौर पे कोई एक मीटिंग भी कॉल की है, जी हाँ, जिसमें तुर्क वजीर खारजा थे, सऊदी वजीर खारजा थे और मिस्री वजीर खारजा थे, जबकि ईरान के जो वजीर खारजा है इराकची, उनसे उन्होंने रब्ता भी किया है टेलीफोनिक। और इसके अलावा एक और इसमें खबर है वो ये है कि ईरानी वजीर खारजा ने दुनिया के कई वज़राए खारजा से इन हमलों के फ़ौरन बाद रब्ता किया है, जिनमें पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भी है, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। तो ये आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि ईरान को लड़ना भी पड़ता है और मनाना भी पड़ता है। अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा जब ये यमन जंग शुरू हुई ना, तो हम गए थे सऊदीया, विज़िट किया था, सऊदीन गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था। तो उस जब नवाज शरीफ का दौर, जी, तो उस वक्त ये हुआ कि जो यमन में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि उसमें प्रॉक्सिस थी और जो हौसी बागी हैं उनके बारे में यही था कि ये सारी लड़ाई जो है ईरान लड़ रहा है। तो उस वक्त जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग दी गई सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने दिखाया भी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मिसाइल जो आते हैं और असले के जहाज़ पकड़े गए थे उस वक्त भी, वो सिर्फ ईरान के नहीं थे, बल्कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी उसमें प्रॉक्सिस के ज़रिए लड़ रहे थे, और वो भी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो अब भी
जो एक चीज़ चल रही है, क्योंकि आज़रबाईजान पे जब मिसाइल हुआ तो ईरान ने कहा ये हमारा, हमने नहीं ये नहीं है। तुर्की पे जो हुआ तो उन्होंने कहा हमारा ये नहीं हमारा है। साइप्रस पे हुआ वो उन्होंने कहा हमारा नहीं है। फिर एक और जो स्ट्राइक सऊदी अरब पे पहले स्ट्राइक हुई वो भी उन्होंने कहा कि हमने नहीं की। हमने नहीं की। तो इसका मतलब, और फिर ये कि वेरी स्टार्ट जो है कतर से और सऊदी अरब से मोसाद के पकड़े गए थे, जो इनके लिए काम कर रहे थे जासूस, वो पकड़े गए थे। तो ये मामला जो है ना, हो क्या रहा है, देखिए नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान इस वक्त इसराइल से भी ज़्यादा वो नुकसान हो रहा है। वो इसराइल ईरान, अमेरिका या इसराइल ईरान पे हिट करता है, और ईरान के लिए इजी है कि अमेरिकन टारगेट्स को हिट करे, वो है मिडल ईस्ट में। अब उसमें पहले तो वो फौजी टारगेट्स चल रहे थे, अब क्या किया है मालियाती इदारों को। हाँ, अब मालियाती इदारों को कर दिया, फिर ऑयल एंड गैस और फिर एनर्जी, इनको अब वापस हो रहे हैं। कतर का नुकसान हो रहा है, ईरान का हो रहा है, बहरीन का हो रहा है। नहीं, पहले ईरान को अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि ये जो ऑयल फील्ड है या जो गैस का स्टेशन है या गैस फील्ड है, इसके ऊपर अटैक ईरान ने किया है। हाँ जी सब्र भाई, इसमें एक और चीज़ भी है। तो ना, ईरान कई मरतबा ये कहता है जी हम पे अटैक करते हैं, उसके बाद वो अरब ममालिक पे अटैक करके हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। सऊदी अरब को तो ईरान ने कहा था कि आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, तहकीकात करवा लें कि ये आपके पास जो मिसाइल्स या रॉकेट्स आपके मुल्क में आकर लगे हैं, ये आप पता करवा लें कि ये कहाँ से आए और ये किसने मारे हैं। बल्कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका ने हमारे ड्रोन से मिलते जुलते ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, शाहिद ड्रोन से मिलते जुलते ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, और वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हमारे ड्रोन्स नहीं है। लेकिन ईरान को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे वो अटैक करता है वो बताता है कि हमने अटैक किया है। इस वक्त जो तिल अल बेब वहाँ पे जिस किस्म का अटैक हो रहा है, तिल अबीब और यरूशलेम पे आज हुआ है। अच्छा, असल मसला ये है क्योंकि माजी में ना, जितनी भी हम प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हमने स्टार्ट की थी, माजी में जितनी भी जंगें लड़ी गई तो अमेरिका जो है वो सुपर पावर के तौर पे ऊपर बैठा होता था, वो हुक्म देता था, और नेटो, यूरोपियन कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज सारे मिलके वो सारे मिलके। उसमें होता ये था कि असलहा, पैसा तकसीम हो जाता था। चौधराहट अमेरिका की होती थी, और पैसा, असलहा और फ़ौज, ये सारा इस्तेमाल हो रहा होता था। जंग अमेरिका लड़ता था, खर्चे सारे करते थे। इस दफ़ा ये हो रहा है कि खर्चा भी अमेरिका का, यूरोप सारा समझ गया है, यूरोप समझ गया है, बाकी तमाम कंट्रीज समझ गए हैं। अब खर्चा सिर्फ अमेरिका का हो रहा है, और $2 अरब डेली का हो रहा है। आज 19 दिन अगर हो गए हैं तो 19 को 2 से ज़रब दे लें, $38 बिलियन का नुकसान हो चुका है। उसके बाद माली नुकसान किसको हो रहा है? वो हो रहा है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को, जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं। एक तो उनका कारोबार रुका हुआ है, रुक गया, दूसरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा उनकी क्रेडिबिलिटी, जी हाँ, जो उनकी गुडविल है ना। हाँ जी सर, यहाँ पे तो पता चलता था कि प्लाजा बनेगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, अभी वहाँ रेत है, तो उस पर अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते थे। जी हाँ, अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते थे सिर्फ इस बात के ऊपर कि यहाँ पे कागज़ पे एक मंसूबा बना हुआ है, और उस पर उनके बैंक पैसों से भर जाते थे। ये थी क्रेडिबिलिटी जो अब ज़ाया हो रही है। जो प्राइस है, जहाँ पे ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है, वहाँ पे मिडल ईस्ट में प्रॉपर्टी की प्राइस नीचे जा रही है। एक्चुअली तो 3-4 काम है ना जो वहाँ चल रहे थे। नंबर 1 उनका मेन बिजनेस है ऑयल का, गैस का, ये मिडल ईस्ट का अभी तक तो मेन बिजनेस ये है इनका, तो वो उनका इफेक्ट हो गया। नंबर 2 उनका बिजनेस है टूरिज्म का। सऊदी अरब के अलावा, क्योंकि सऊदी अरब में रिलीजियस टूरिज्म है तो वो अभी चल रहा है, सऊदी अरब के अलावा बाकी सबका ठप हो गया। नंबर 3 जो इनका था वो था रियल स्टेट का। जी हाँ, वो बहुत बड़ा काम था। रियल स्टेट का काम तो भट्टा ही बैठ गया बिल्कुल। वहाँ जो लोग इससे मुंसलिक हैं वो कहते हैं जी परचेजिंग हो ही नहीं रही, जीरो हो गया। वो तो अभी तो खैर आपका एयरपोर्ट सारे बंद हैं, एयर स्पेस बंद है सारी की सारी। अब आते हैं ज़रा प्रेसिडेंट ट्रंप अगेन। प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवरेट थे हमारे फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जंगें बंद करवाते थे। इंडिया की जंग बंद करवा दी, फ्रांस जंग बंद करवा दी, फलां जंग बंद करवा दी। अब अभी आपने इतनी जंगें बंद करवा के एक जंग छेड़ दी एक जंग छेड़ दी, और वो जंग बंद नहीं हो रही, और वो अमेरिका की अपनी है, और डोनाल्ड ट्रंप उसे बंद कर भी नहीं सकेगा। हाँ बिल्कुल। अब ये जब बंद होगी रशिया और चाइना मिलके बंद करेंगे। जी हाँ, और ईरान की मर्जी से बंद होगी। यूरोप इसके अंदर बाकायदा गारंटर बनेगा, और ये ईरान को गारंटी दी जाएगी अगर तो ईरान
अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रख पाया तो साबर भाई मेरी नज़र में एक चीज़ है जिसको ईरान ने बचाना है, वो है उनकी चेन ऑफ कमांड। अगर वो अपनी चेन ऑफ कमांड को, और उन्होंने 6-6 7-7 बंदे नॉमिनेट किए हुए हैं नीचे तक, सही है, अगर वो इस चेन ऑफ कमांड को घसीट के ले गए ना इस लंबी लड़ाई के अंदर, और वो बरकरार रही और इनकी कोऑर्डिनेशन चलती रही, तो ईरानी कौम को ये शिकस्त नहीं दे पाएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि चाइना और रशिया, वो उनको जहन में रखना चाहिए, और उनके बगैर ईरान ये लड़ाई नहीं लड़ रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परफेक्शन, वो सारी की सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी वो दे रहे हैं रशिया ख़ास तौर पे, और चाइना, दोनों दे रहे हैं। फिर ये है कि वो ये पता है ईरान को भी, अमेरिका को भी पता है कि अगर उन्होंने अपने बहरी बेड़े रेड लाइन अबूर क्रॉस की और चाइना और रशिया के मफादात हिट हुए, तो फिर वहाँ से भी कुछ ना कुछ जवाब नहीं, ईरान बदीद हुआ, वो तो मारेगा, ठीक है ना, वो मारेगा। वो ईरान नहीं मार रहा होगा, बल्कि वो चाइना और रशिया मार रहा होगा। मौका मिल गया ना। हाँ, और दूसरा ये कि ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं तो अफ़गानिस्तान में जो सोवियत यूनियन को, अफ़गानिस्तान कब्रिस्तान बना दिया था सोवियत यूनियन का, और सोवियत यूनियन टूट गया था। और ईरान जो है, अब ईरान की जो लड़ाई है, मेरा अपना ख्याल है कि रशिया और चाइना का जो मॉडल है ये इस ईरान लड़ाई को आगे लेके जाने का, वो वही है जो अफ़गानिस्तान का था अफ़गान जिहाद के वक्त। और अगर वही मॉडल लेके चलते हैं तो इसका मतलब है कि अब चूँकि यूरोप साथ नहीं दे रहा, नेटो साथ नहीं दे रहा, कोई और मुल्क उनके साथ नहीं है, अभी तक आपके मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो भी ना लड़ाई में उतरते हैं, हाँ ना जंगबंदी की कोई अपील कर रहे हैं, ना वो ये चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, मुज़ाकरात हों, लेकिन कोई ऐसी मुश्तरका अपील नहीं आ रही जिसमें दोनों फ्रीकैन को कहा जाए कि यहाँ जंग रोक दो, जो रोक दो। क्योंकि जो रोकनी थी वो आपने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, वो चाइना आया और एक प्राइवेट सफारतकारी हुई, और वो 4-5 दिन के लिए ईद की वजह से वो कहते हैं जी सीज़ फायर हो गया, और जो रुकनी थी वो तो रुक गई है। यहाँ पे बैक डोर, बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें अभी हिडन है, जो हर कोई अपना अपना कार्ड वो छुपा के बैठा है, और वो नहीं, सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका एजेंडा, इसका जो स्क्रिप्ट है, वो लगता है कि इससे कुछ बड़ा है जो कि अभी तक संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि नेतों को मार पड़ रही है और अमेरिकन की मिथ ख़त्म होगी, और ये सारा कुछ जो कुछ चल रहा है। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का आज है, उनकी OIC इस्लामिक ममालिक के वज़रा ख़ारजा की MBS ने बुलाई हुई है, उसका देखना है कि उसका क्या निकलता है आउटपुट। वो जब निकलेगा थोड़ी देर में तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का एपिसोड चला है साबिर भाई, ये अब इतनी जल्दी हज़म नहीं होगा दोनों तरफ से, और इंटरनेशनली मजम्मत भी आ रही है। DGI SPR ने एक इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, जी हाँ, और बिलाखिर उन्हें बोलना पड़ा इसके ऊपर, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, और वो सपोर्ट एक इंटरव्यू के ज़रिए से उन्होंने कोशिश किया कि वो अपना नैरेटिव भी दें दुनिया को। तो उन्होंने दोबारा वो एक बात दोहराई कि ये कोई असला डिपो था, लेकिन और यहाँ पे धमाके उतरे, लेकिन UN कह रहा है जी नहीं, वो हॉस्पिटल था। काबुल में आलमी रिपोर्टें सारी कह रही हैं कि ये हॉस्पिटल था। काबुल में UN के ऑफिस से जो प्रेस रिलीज बाकायदा तौर पे जारी हुई है, उसमें वो उन्होंने कहा, उनके मिशन ने साफ कहा। तो इसलिए आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे भी इसके बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे। देखिए, ईरान ने एक चीज़ बड़ी स्मार्ट की है साबित भाई, उन्होंने ना पाकिस्तान को पूरी कोशिश की है कि इस लड़ाई से बाहर रखें। जी हाँ, और इसमें वो कामयाब भी हुए। ईरान ने पाकिस्तान के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया कि जाओ ले जाओ अपना तेल, हम आपको इजाज़त देते हैं। अब जब आप इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं कि बाकी पूरी दुनिया को हम नहीं जाने दे रहे, अमेरिका को भी इजाज़त नहीं है, आप तेल ले जाएं वहाँ से, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस लड़ाई में उतरना। बिल्कुल ऐसा ही है। और ईरान जिसको भी मारता है उसको भी टेलीफोन करके कहता है सॉरी। ये सिचुएशन ऐसी है ना, तो अड्डे सारे अरब मुल्कों में, अरब मुल्कों में, तो वो बेचारा वापस रिटेलिएट भी अरब मुल्कों में करता है। अब अरब मुल्कों का ना देखे पूरा डिज़ाइन ऐसा है कि उनका डेवलपमेंट का डिज़ाइन है। अरब ममालिक दिफाई नुक्ता नज़र से डेवलप ही नहीं किए गए, वो एक तरक्याती नुक्ता नज़र से डेवलप किए गए हैं। बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े खूबसूरत कुशादा प्लाजे, बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट और तरह की है। आखिरी बात फिर हम ख़त्म करते हैं। अगर हमारे ये अरब ममालिक समझदार हुए, खलीजी मुल्क अगर समझदार हुए, तो इस अपॉर्चुनिटी से बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं।
क्योंकि एक तो पता चल गया कि अमरीकी अड्डे होने से नुकसान है, दिफा नहीं हो सकता। हाँ। तो अगर वो निकलना चाहें, कुट करना चाहें, तो मेरा ख्याल है इस मौके से फ़ायदा उठाएं और वापस आएं अपनी इस्लामी बिरादरी में और आपस में बैठें, आपस में तय करें। और अगर ईरान के साथ उनके मुस्तकिल मामला तय हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अरब ममालिक को फिर किसी और तरफ से ख़तरा होगा। मैं एक चीज़ आपको और अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं ना जितनी मुझे समझ है, क्योंकि ये हमने बहुत ट्रैवल किया है, इनके लोगों से हमारी बातचीत भी होती है, जितनी मुझे समझ है उसके मुताबिक जब तक ईरान इसराइल को मार रहा है ना, तब तक अरब ममालिक सुलह की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये अरब भी जानते हैं कि ये इसराइल इनको मारने के बाद हमारे पीछे आएगा और इसराइल के बाद ये आखिरी मौका है ईरान को तबाह करने का। इसके बाद उसको ये मौका नहीं मिलेगा, दोबारा कोई अमरीकी सदर पागल नहीं बनेगा। आज अगर ईरानी बम गिर रहे हैं ना इसराइल के अंदर, तो जब तक इसराइल के अंदर आग बरस रही है तब तक मेरे ख्याल में अरब ममालिक चाहेंगे कि ये लड़ाई ख़त्म ना हो। जिस वक्त उन्हें ये लगेगा कि अब इसराइल के साथ काफ़ी हो गई है, तो उस वक्त में भी वो जंगबंदी की तरफ जाएं। क्योंकि देखें, ईरानी एक और तरह की कौम है, वो मुश्किलात को बर्दाश्त कर लेंगे, उनके अंदर सब्र की नौयत कोई और है। जो इसराइली हैं वो बड़ी लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो और तरह के लोग हैं, उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा दोबारा खड़े होना। तो शायद अरब पॉलिसी के तहत भी ये चाहते हैं कि यहाँ ज़रा कुट इनको अच्छी तरह लगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।